बहू मतलब एक ही शरीर में कई सारे रूपों का मिलाप। जब एक घर में बहू आती है तब ससुराल में ये प्रत्याशा किया जाता है कि उनकी बहू घर की सारे काम संभाले। अब घर पर अगर 25 लोग हो तो इन 25 लोगों की काम अकेले ही संभालना एक बहू की है जिम्मेदारी। सालों साल तक चुप रहकर अपने बेमतलब की कर्तव्य पालन करते करते कभी थक जाए और अपने हक के लिए एक भी शब्द बोले तो क्या होता है उसके साथ, ये कहानी में हम जानेंगे। जब से ये संसार का शुरुआत हुआ तब से ही ये सब चलते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इस मॉडर्न युग में बहुओं के साथ कहीं अनकहीं या फिर मीठी कड़वी अत्याचार बंद हुआ है। अभी भी और पता नहीं कब तक बहुओं को खुद की ही घर में एक बाहरी इंसान की तरह रहना पड़ेगा। ये कहानी है 1987 की। भारत भले 40 साल हो गया था स्वतंत्र हुए, पर औरतें तब भी स्वतंत्र नहीं थे और आज भी नहीं है। बिहार की एक छोटी सी गांव बेला गांव की ये कहानी है। यहाँ शिवचंद्र अपने परिवार के साथ एक छोटा सा व्यवसाय जो कि चावल की व्यापार था वो चलाते हुए बिना गरीबी की अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उस समय बिहार और पूरे भारत में ही बहुत गरीबी छाई हुई थी और ऐसे में उनका परिवार सच्छल था। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। बड़ा बेटा था श्याम, फिर सुंदर और फिर राघव। बेटियों में बड़ी बेटी सपना, फिर रत्ना, फिर कल्पना और फिर आल्पना। बेटों को तो उन्होंने अपने धंधे में ही खड़ा कर दिया था और बेटियां घर में अपनी मां की हाथ बटाती थी। शिवचंद्र की पत्नी कौशल्या की बहन की 3 बेटे भी यही अपनी मासी के घर पर रहकर मासा से व्यवसाय सीख रहे थे और उनके हाथ बटाते थे। शिवचंद्र जी की भाई के 2 लड़के भी यही रहते थे और यही से पढ़ाई करते थे। उनकी बड़ी बेटी सपना की शादी हो चुकी थी। उसकी पति विदेश में नौकरी करता था, तो इसी वजह से वो भी ज्यादातर समय अपने मायके में ही रहा करती थी। कुल मिलाकर इस घर में 18 से लेकर 20 लोग एक साथ रहते थे। शिवचंद्र जी के बड़े बेटे श्याम का शादी को लेकर लगभग सारे रिश्तेदारों में कह रखे थे कि अच्छी और खूबसूरत लड़की हो तो बताए। श्याम 28 साल का हो चुका था। अब उसको शादी करवाने की थोड़ा जल्दबाजी ही कर रहे थे परिवार वाले। कौशल्या घर के काम कर करके थक चुकी थी। अब बेटियां भी कहने लगे, मायके में उन लोगों को काम वाली बाई बनाकर रखा है, ससुराल में तो काम करना ही पड़ेगा, तो मायके पर ही थोड़ा चैन की सांस लेने दो। पर अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तभी एक रिश्ता लेकर आते हैं सपना के ससुर। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर अच्छी लड़की थी। बहुत गरीब परिवार से है। गरीबी की वजह से उसका सुंदरता निखर नहीं पाया, पर्याप्त खाना और सुख की कमी की वजह से। पर अगर इस परिवार में उसे सुख मिलेगा तो उसकी सुंदरता जरूर निखरेगा, ऐसा सुशील कुमार कह रहे थे शिवचंद्र को। 2 दिन बाद शिवचंद्र और कौशल्या देवी बड़े बुजुर्ग के साथ लड़की देखने गए। घर पुराने वास के बनाए हुए थे। कई जगह से पानी टपक रहा था। लड़की की मां ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो बहुत पुरानी, लगभग फटने के लायक था। ऐसी साड़ी तो कौशल्या काम वाली बाई को दे देती है और उसके पिता भी लगभग फटे पुराने कपड़े ही पहनकर रखे थे। लड़की ने थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़ा पहना था, जो देखकर पता चल रहा था कि ये किसी से मांग कर लेकर आए हैं। लड़की कांपती हुई हाथों से चाय लेकर आती है सबके सामने और माथा नीचे करके बैठ जाती है।
फिर उसको जो जो प्रश्न पूछा जाता था उन सब चीजों का बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। लड़की देखकर वहां से निकलने के बाद सभी बड़े बुजुर्ग कहने लगे, गरीब घर की लड़की है, अच्छी होगी, जबान नहीं लड़ाएगी और जैसा बोलोगे वैसा ही करेगी, तो ये शादी पक्का कर दो। शिवचंद्र और कौशल्या को थोड़ा सा ऐतराज था, पर बड़े बुजुर्गों की जबरदस्ती की वजह से उन्होंने शादी पक्का कर दी। वैसे भी कौशल्या को बहू कम, काम वाली बाई की ज्यादा जरूरत थी और मुफ्त में अगर काम वाली बाई मिल जाए तो मजा आ जाए, ऐसा ही वो सोच रही थी। क्योंकि शाम को भी शादी जबरदस्ती ही कराया जा रहा था, उसे भी अपने दुल्हन को लेकर कोई उत्साह नहीं है। शाम को लड़की की फोटो दिया गया देखने के लिए, पर उसने फोटो तक नहीं देखा, क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। पर उस जमाने में लड़का और लड़की को पूछा ही नहीं जाता था, एक तरीके की जबरदस्ती से ही शादी हो रही थी। महीने के अंदर ही शादी करवा दिया गया। जब श्याम और राधा की पहली मुलाकात होती है, तब श्याम राधा को कहता है, मैंने तुम्हारी फोटो भी नहीं देखा और अभी भी तुम्हें देखने की इच्छा नहीं रखता। ये बात सुनकर राधा की कलेजा जैसे फट चुका था, फिर भी वो बिल्कुल चुप थी। वो कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ये शादी जबरदस्ती की है, पर तुम चिंता मत करना, मैं सारे पति धर्म निभाऊंगा, बस तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करूंगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। राधा कुछ जवाब नहीं देती, पूरी रात बिना आवाज की रोती रहती है। शाम पलंग के नीचे अपना बिस्तर बिछाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही सब नए दुल्हन को देखने आते हैं। पतली सी थी, पर चेहरे पर इतना मासूमियत था कि कोई भी देखकर पिघल जाए। वो रसोई में जाती है अपनी सास के साथ और उसकी सास उसको सब कुछ दिखाती है, कैसे उसे पूरे घर को संभालना है, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू है। और कौशल्या ने उसे ये भी कह दिया था कि सिर्फ एक हफ्ते की समय है, जब तक राधा को हर चीज सीख और समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो सास प्यार से नहीं डांट कर समझाएगी। कौशल्या को उसकी जेठानी ने पहले से ही कह दिया था कि पहले दिन से ही बहू को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी। और उसकी ननद ने भी कहा था कि एक कहावत है, कम पानी की मछली जब ज्यादा पानी में आकर गिरता है तब बहुत उछल कूद करता है। मतलब ये गरीब घर की लड़की अब अमीर घर में आई है तो उछल कूद ज्यादा करेगी, इसीलिए उसकी पहले से ही हाथ और पैर कस के बांध देना। कौन कहता है औरतों की दुश्मन आदमी है, असल में औरतों की दुश्मन औरतें ही है। राधा ने पहले ही दिन बहुत ही बढ़िया रसोई बनाई। 3 जनों के परिवार से आई हुई लड़की 18 से 20 जनों की खाना इतना स्वादिष्ट बनाया कि विश्वास नहीं होता। ससुर शिवचंद्र जी कहते हैं। फिर छोटा देवर राघव कहता है, वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। शाम को भी खाना बहुत पसंद आया, पर उसने कुछ बोला नहीं। सपना की लड़की कहती है, मामी अब से आप ही खाना बनाना, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। इतने सारे तारीफों के बीच रत्ना कहने लगी, अब बस भी करो, सारे तारीफ आज ही खत्म कर देना है क्या? कल्पना कहती है, इतने दिनों से खराब बनता था क्या खाना? सब लोग चुप हो गए। सबको खाना खिला के ढेर सारा बर्तन लेकर धो रही थी राधा। उसने तो खाया भी नहीं था। तभी शाम उधर से ही गुजर रहा था। घूंघट के अंदर छुपी हुई थी राधा की मासूम शक्ल। शाम कहता है, मेहमान आया है, चाय बनाओ। तभी सपना की बेटी खुशी आती है और कहती है, मामी सुबह से आपने क्यों कुछ नहीं खाया? व्रत है क्या आपका? शाम चुप हो गया और ये सोचकर दुखी हो गया कि दोपहर की 4 बज गए और राधा ने कुछ नहीं खाया। सबने अपना अपना खाना खा लिया और इस बेचारी को पूछा भी नहीं। वो मोटी आवाज में कहता है,
तुमने किस चीज का उपवास रखा? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। पहले खुद खाओ और फिर दूसरों को खिलाओ। बीमार पड़ना है क्या? अब से तुम खुद अपना खाने का ध्यान रखोगे, समझ गए? राधा धीरे से कहती है, हाँ। फिर श्याम कहता है, पहले तुम आराम से खाना खाओ, फिर चाय बनाना, कोई जल्दी नहीं है। तभी सपना की आवाज आती है, भाभी बर्तन हो गया हो तो थोड़ा सा चाय बना दो, सर दर्द हो रहा है। श्याम कहता है, आज से सारे महिलाएं घर की काम में से छुट्टी ले लिया है क्या? सपना बड़ी गुस्से से जवाब देती है, क्या करे, आजकल के मर्द भी एक दिन में ही बीवी का गुलाम बन जाता है। तब श्याम कहता है, बात तो तेरी सही है बहन, पर बदनसीबी से तेरे पति ऐसा नहीं बन पाया। पहले से ही श्याम और सपना की थोड़ा कम बनता है। श्याम सपना की ही सहेली सीमा से प्यार करता था। सीमा भी उससे प्यार करती थी, पर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए श्याम ने सपना की मदद मांगा था, जो उसने किया नहीं। फिर सीमा ने भी शादी कर ली और सपना उसी शादी में बहुत मजा कर रही थी। अपने भाई को रोते हुए देखकर भी कुछ नहीं किया। तब से ही इन दोनों भाई बहनों के बीच में कम बनता है। राधा अपने तरफ से जितना हो सके उतना करती थी अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए, पर कौशल्या बिन बात का उस पर चिल्लाती थी, हर काम में गलतियां निकालती थी। शाम की बहनें उसे सिर्फ आदेश दिया करती थी। सब लोग अपना अपना खाना खा लेते थे, उसे कोई पूछते तक नहीं, और उसे तो खाना खाने की समय भी नहीं देते थे। दिन भर सास और नंदे चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी। उसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उस पर हंसते थे, उसे कुछ भी कह देते थे। वो अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी, पर उनको दी हुई वचन भी तो वो तोड़ नहीं सकती, जो था अपने ससुराल वालों को खुश रखने की। पर वो मन ही मन टूट रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो उससे संतुष्ट हो ही नहीं रहे थे। एक तो पति ने भी पहले से ही कह दिया था कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। उसे बहुत अकेला महसूस होने लगा। ऐसे ही एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़कर रख दिया था, पर अब वो बताए तो भी किसे। उसकी दम घुट रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शादी से पहले ही उसकी मौत क्यों नहीं हो गई, और रात को यही सब सोचते सोचते सो नहीं पा रही थी और रो भी रही थी। उधर आज शाम को भी नींद नहीं आ रहा था। उसे भी सीमा की याद आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर सीमा भी उससे सच्चा प्यार करती तो क्या वो अपनी शादी तुड़वा नहीं सकती थी? क्या सीमा उससे प्यार का छल कर रही थी? उसे अपने किए पर दुख हो रहा था, जो सीमा के प्यार में वो राधा की दिल दुखा रहा था। वो अपनी माँ और बहनों को भी अच्छे से जानता है। उसे विश्वास था कि राधा इस परिवार में बहुत अकेली महसूस करती होगी। वो दिन भर काम करती रहती है, एक नौकरानी की तरह, और किसी का, कम से कम पति का भी प्यार और स्नेह तक उसे नसीब नहीं हुआ। तभी शाम के कानों में बड़ी धीरे धीरे कुछ आवाज आ रही थी। वो थोड़ी गौर किया और फिर देखा राधा रो रही थी। वो अपने बिस्तर से उठा और जो पलंग के नीचे बिछाया हुआ था वो राधा की ओर गया। वो देखता है राधा की आंखें बंद और आंसू तकिए में टपक रहा था। उसने आज पहली बार राधा को इतने करीब से और अच्छे से देखा था। इतनी मासूम और सुंदर सी लड़की, कितना शांत उसकी स्वभाव है, किसी बात में उसे शिकायत नहीं। कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है? वो राधा को देख ही रहा था। फिर एकदम से शाम की सांसों की आहट राधा के ऊपर गिरने से वो अपनी आंखें खोलकर शाम को देखकर घबरा जाती है और बैठ जाती है, घूंघट ओढ़ लेती है। शाम कहता है, रहने दो, मुझे तुम्हें जी भर कर देखना है। राधा कुछ जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप बैठी रहती है। शाम कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, जो चाहिए मुझे मंगवा सकते हो। कुछ परेशानी तो नहीं? बताओ मुझे। पर राधा कुछ जवाब नहीं देती। शाम अब थोड़ा सा गुस्से में और जबरदस्ती कह के कहता है,
अगर तुम्हारी तकलीफ तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कैसे करूँगा। तुम अपनी पत्नी और बहू होने का धर्म निभा रहे हो तो मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। एक दोस्त समझकर ही कह दो, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों रो रहे हो। राधा अब एकदम से जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं एक अच्छा बहू क्यों नहीं बन पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। मेरे पापा मम्मी को मैंने वादा किया था एक अच्छी पत्नी और बहू बन के रहूंगी, पर आज मैं हार गई। शाम कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्यों, किसी ने तुम्हें ऐसा कहा। राधा एकदम चुप थी और बस आंखों में से पानी टपक रहा था। शाम को महसूस होने लगा कि कुछ बड़ा हुआ होगा। तभी वो देखता है कि राधा के हाथ पर जले हुए निशान था। ये देखकर उसका जी घबराने लगा। वो हाथ धीरे से अपने पास लेता है और देखता है कि उसमें जली हुई अक्षर से लिखा हुआ है, चरित्रहीन। ये देखकर उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा जलने लगा। वो गुस्से में कहता है, ये किसने किया, सच बताओ। राधा कहती है, मैंने ही किया। शाम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, सच बताओ। राधा फिर से जवाब देती है, मैंने ही किया, क्योंकि मुझे ये करने को कहा गया। किसने बोला, क्यों बोला, शाम पूछता है। राधा कहती है, आज जब दिन भर की काम खत्म करके मैं खाने बैठी तब रत्ना दीदी मुझे कहा, गोदाम में एक लड़का है जिसके पास से मुझे एक चिट्ठी लेकर आना है। पहले भी कई बार ये काम मुझसे करा चुकी है, पर ये लड़का सही नहीं है। उसने कल मेरा हाथ खींचा और मेरे साथ बुरे सलूक किए। मैंने ये बात रत्ना दीदी को बताया भी, पर उन्होंने मेरे बात को टाल दिया और आज फिर उससे चिट्ठी लाने के लिए मुझे बोला। इसीलिए आज मैंने ना बोल दिया और दिन भर सारे काम करने के बाद तब मैं खाना खाने बैठी थी। मुझे बहुत भूख लगी थी। आपने जो मुझे कहा था खुद के खाने की ध्यान रखने को, पर मेरी ना सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया। पता नहीं उन्होंने मम्मी जी और बाकी लोगों को क्या बोला होगा। तभी सभी लोग आए मेरे पास और मुझे खाने की थाली से उठाकर थप्पड़ मारने लगे और ऐसे चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर हाथों में चरित्रहीन लिखने को बोला और ऐसा ना करने पर मेरे माता पिता को बेइज्जत करने की धमकी दी। शाम को बहुत गुस्सा आया और वो तभी अपने कमरे से निकलता है और सबको बुलाता है। सभी लोग नींद में थे। उसने अपने दुकान में काम करने वाले कर्मियों को भी बुलाया। सबके आने के बाद वो राधा से पूछता है कि वो लड़का कौन है जिसके पास से वो रोज चिट्ठियां लाती थी। उसने उस लड़के को देखकर इशारा किया। पूरे घर वाले ये सब देखकर हैरान थे। रत्ना एकदम से गुस्से में आती है और राधा को थप्पड़ लगाने जाती है। कहने लगी, अपने गंदे करतूते तूने भाई को भी बताया। तभी शाम उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। रत्ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शाम पूरे घर वालों को पूरा सच बताता है, पर कोई उसका बात नहीं मानता। सभी लोग राधा को ही चरित्रहीन कह रहे थे। वो लड़का भी कहने लगा कि राधा उसे सामने से छेड़ती थी। शाम और राधा की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहे थे और शिवचंद्र गुस्से में कहता है, इस 2 दिन की लड़की पर अगर तुझे इतना विश्वास है तो उसे लेकर घर से अभी के अभी निकल जा। और शाम ने भी ऐसा ही किया। वो खाली हाथ राधा को लेकर उसी क्षण घर से निकल पड़ा। निकल तो गए पर बिना पैसों का जाए कहा। राधा के परिवार तो इतना दरिद्र थे कि खुद का खाना भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, तो वह उनका बोझ बन के जाना ही सकते। शाम अपने एक दोस्त के घर जाता है और उससे थोड़ा पैसे उधार लेता है और एक घर किराए पर लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वो उन पैसों से भाड़े का जमीन लेकर खेती करना चालू किया, क्योंकि राधा को खेती बाड़ी में ज्ञान था। वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में दिहाड़ी काम करने जाती थी। कितनी बार फसल खराब हुए, कितने दिन बिना खाकर गुजारे, कितनी बार मन ही मन हार मान गए, फिर जीने की तमन्ना से फिर से जाग उठने लगे और धीरे धीरे दोनों की मेहनत से परिस्थिति सुधरने लगा।
और वो लोग राधा की माँ बाप को भी अपने साथ ही बुला लिए और अब एक साथ मिलकर काम करने लगे। सारे उधारी भी चुकता हो गई और आर्थिक स्थिति भी अच्छा होने लगा। जिन चावलों का व्यवसाय शिवचंद्र जी करते थे वही चावल अब खुद उगाने लगा श्याम। धीरे धीरे अच्छे अच्छे गोदामों के सेठ आने लगे। श्याम और राधा का पहचान होने लगा। तभी एक दिन उनके घर पर कौशल्या देवी उनकी बेटियों के साथ आती है। उन्हें देखकर राधा और श्याम चौंक गए। उन लोगों की हालत बहुत खराब थी। आज ये लोग फटे पुराने कपड़े पहनकर आए थे। शक्ल भी इतनी बदल गई थी कि एक बारी में पहचान पाना भी मुश्किल है। पर उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और प्यार से ही उनको घर पर बिठाए। उन्होंने बताया कि जब से राधा और श्याम घर छोड़कर गए तब से ही उनका व्यापार धीरे धीरे कमजोर होने लगा, फिर नुकसान होने लगे, धीरे धीरे बर्बाद होने लगे और यही सब चिंता करते करते शिवचंद्र जी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। सपना की पति ने विदेश में किसी विदेशी लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। रत्ना को चमड़ी की बीमारी लग गई और पूरा शरीर में जले हुए दाग के तरह छा गए, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और कौशल्या को जुबान में कैंसर हो गया, जिस वजह से उसकी जुबान काट दिया गया और वो भी अभी थोड़े ही दिनों की मेहमान है। वो लोग खुद अपनी गलती की माफी मांगने आए कि घर की लक्ष्मी के साथ उन लोगों ने जो पाप किया उसी की सजा उन लोगों को मिली। जब हम खुद से अपने गुनहगारों को सजा नहीं दे पाते तब कर्म खुद उनको उनके किए की सजा देती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जैसे प्यारे प्यारे लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।